गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। कॉलेज में है क्या आप सर? सर आप म्यूट हो गए हैं, आपका साउंड नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ म्यूट हो गया था। हाँ मैं कह रहा था मैं कॉलेज में आ रहा हूँ आजकल बीच बीच में। सर वो ट्यूट शीट की डेट आपने 16 अक्टूबर कर दी है क्या? हाँ मैंने बढ़ा दिया है। गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ क्या हो गया था? नहीं सर, वो बस पूछ रहे थे सर, क्योंकि उसमें रिटन में 9 अक्टूबर था, ऊपर ड्यू में 16 दिखा रहा था। हाँ नहीं ठीक है, तो मैंने थोड़ा टाइम बढ़ा दिया है इन केस अगर अभी लोगों ने ना किया हो तो उसको कर लें। और अभी थोड़े से मेरे टॉपिक्स बाकी भी थे यूनिट 2 के, जो नेक्स्ट वीक तक खत्म होंगे, तो इसलिए मैंने आपको टाइम भी बढ़ा दिया क्योंकि अभी टाइम इसमें थोड़ा लगेगा। सर कोड कवरेज वगैरह तो सर अभी आप पढ़ाएंगे ना आगे? कोड कवरेज आज ही पढ़ाऊंगा, हो सकता है आज या कल इस हफ्ते खत्म कर दूंगा। कोड कवरेज वगैरह जो है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक में। हाँ ब्लैक बॉक्स तो हो ही गया है ना। सो ब्लैक बॉक्स में बस एक कल बाकी था, आई होप आप लोग ने किया होगा। अब आज वो कौन बताएगा मुझे? हु इज द एक पर्सन? कल आपको सेंड किया था, लेकिन मुझे नहीं पता वो सही था कि नहीं। हाँ मैंने सेंड किया था, मैंने एक आपको एक रीडिंग मटेरियल सेंड किया था, और अपार्ट फ्रॉम द रीडिंग मटेरियल आप लोग खुद भी एक बार चाहे तो तमाम सोर्सेज है उसमें देख सकते थे, बट एक टॉपिक मैंने सेल्फ स्टडी के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और आई थॉट दैट कोई ना कोई आज थोड़ा सेल्फ स्टडी करेगा और आज मुझे बताएगा। सो हु इज गोइंग टू बी द लकी वन टुडे? सर दैट यस सर, फिर आप So anyone just who's going to tell me about cause effect graphing based testing technique? हाँ बेटा, कौन बताएगा? किसी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मेरे स्टूडेंट्स जो हैं ऐसा कह ही नहीं सकते कि नहीं पढ़ा है। हाँ, हम तो सबसे तारीफ आपकी करते रहते हैं। तो कौन बताएगा मुझे? लेट मी सी। महिमा, मिताली, वैष्णवी, आकांक्षा, अनुष्का, अर्जुन, अरुण, दीपाली, दिव्या, प्रभव, पूर्णिमा, रंजीत, कोई बताएगा किसी ने कल पढ़ा? नो सर। ओके, सो महिमा ने तो भी बताया नहीं पढ़ा हुआ है। एनीवन एल्स? हाँ, सृष्टि ने पढ़ा है लग रहा है। ठीक है, तो मैं आज थोड़ा सा
आपको हिंट दे देता हूं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इस टॉपिक को मैं अभी भी आप पर छोड़ा हुआ हूं। ट्यूटोरियल में मैं किसी से भी कह सकता हूं कि वो मैं वो जो है आप बताइएगा। कमिंग फ्राइडे को मैं ट्यूटोरियल लूंगा, आज नहीं, आज मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। एंड कल वाला क्वेश्चन बता दीजिएगा। हाँ, कल वाला जो क्वेश्चन मैंने 2 पार्ट दिए थे, एक तो मैंने रीडिंग के लिए दिया था और दूसरा मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ था विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन टेबल। तो 2 पार्ट्स थे, एक पार्ट था आपको डिसीजन टेबल को कंस्ट्रक्ट करना था, तो वो, और दूसरा पार्ट था उसके बाद आपको टेस्ट केसेस को डिजाइन करना था। मेरे पास अभी सिर्फ एक रिस्पांस आया हुआ है इशिता का, जिसमें उसने ट्राई किया हुआ है उस क्वेश्चन को। So what I'm going to do is that after the class I'll share the solution with you. Solution मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा तो हम ट्यूटोरियल वाले दिन उसको आपस में डिस्कस करेंगे। तो ट्यूटोरियल वाले दिन, दैट इज ऑन फ्राइडे, वी आर गोइंग टू हैव 2 ऑब्जेक्टिव्स। वन is about this question if you are unable to solve. Second, this cause effect graphing technique part. Okay, so everyone please write your attendance in the chat box, and I don't know why आज भी लोग जो हैं कम आए हुए हैं। सर एक्चुअली हर जगह इलेक्ट्रिसिटी गई हुई है। इलेक्ट्रिसिटी गई हुई है? यस सर, पावर कट है पूरी यूपी में। पूरी यूपी में? अच्छा। यस सर। सर प्राइवेटाइजेशन को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वेल अच्छा, मुझे नहीं मालूम था ये बात, क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ और यहाँ सब कुछ दिख रहा है इसलिए। सर लखनऊ में नहीं गई है। अच्छा वही चीज। अच्छा, लखनऊ है सर, ऐसी जगह थोड़ी ना। और क्या भाई, सही कहा, सही कहा। हो गया, फ्लॉन्ट कर लिया तुम लोगों ने। तो शुड वी प्रोसीड? तो ये क्वेश्चन था जो मैंने कल आपको दिया हुआ था एक यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां पर देयर आर सर्टेन मार्क्स व्हिच आर गिवन एंड बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फर्दर एक्शन डिसीजन टेबल के बेसिस पर लेना है कि अगर एग्रीगेट मार्क्स जो है मोर देन 240 है देन स्कॉलरशिप कोर्स के लिए जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, या नॉर्मल कोर्स के लिए होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई हैड आस्क्ड यू, फॉर विच आपको एक डिसीजन टेबल टेस्टिंग के थ्रू आपको टेस्ट केसेस को डिजाइन करना था। सो आई एम स्टिल लीविंग इट टू यू, काइंडली डू इट। नहीं होगा तो फिर हम आगे इसमें बात करेंगे। अगला जो मैंने आपको एक टास्क दिया हुआ है और जिसका मैंने एक रीडिंग मटेरियल दिया हुआ था, वो बेसिकली था कॉज इफेक्ट ग्राफिंग बेस्ड टेक्निक का। तो जैसे हम लोग ने अर्लियर बताया हुआ था कि जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, BVA या इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग मेथड है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कंडीशंस को कंसिडर नहीं करते हैं, और चूंकि ये कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट कंडीशन को कंसिडर नहीं करते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन टेबल टेस्टिंग एक ऑप्शन आ रहा था, और एक दूसरा ऑप्शन जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कंडीशंस के बेसिस पर हम चेक करते हैं, वो दूसरा एक मेथड है, दैट इज कॉज इफेक्ट ग्राफिंग टेक्निक। सो कॉज इफेक्ट ग्राफिंग टेक्निक में भी हम कॉम्बिनेशंस को लेते हैं, एंड दिस बेसिकली टेक्स द हेल्प ऑफ डिसीजन टेबल टू डिजाइन अ टेस्ट केस। सो बेसिकली ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इन द कॉज इफेक्ट ग्राफिंग टेक्निक हम सिचुएशंस ऐसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कंडीशंस को हम लोग डिपिक्ट कर सकें, और फिर बाद में हम उनको कन्वर्ट करते हैं डिसीजन में, और हम टेस्ट केसेस को डिजाइन करते हैं। तो इसमें जो सिंबल्स यूज होते हैं वो सारे सिंबल्स जो बेसिक नोटेशंस हैं कॉज इफेक्ट ग्राफिंग टेक्निक में, वो आपको इस पीपीटी में दिख रहे हैं। जैसे आपको अगर देखा जाए तो जो अलग अलग सिंबल्स हैं वो इस सामने आपके पीपीटी में आपको दिख रहा है। पहला जैसे है आपका ये आइडेंटिटी वाला पार्ट, लेट मी हाइलाइटर हम ले लेते हैं, या ये जो है हमारा ये आइडेंटिटी वाला पार्ट है। सो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी फंक्शन, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 भी होगी, अदरवाइज y की वैल्यू 0 होगी। ये आइडेंटिटी है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ बेसिक हिंट, जिससे कि जब आप जो है अभी सेल्फ स्टडी करेंगे
तो आपको मदद मिल जाएगी। दूसरा हमारा ये नॉट फंक्शन है, तो नॉट फंक्शन का सिंबल बस हमें ध्यान में ये रखना है इस चीज के बारे में। और ये फंक्शन स्टेट ये करता है कि अगर x की वैल्यू 1 है तो फिर y 0 होगा, अदरवाइज वाइस वर्सा। फाइन। तीसरा ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली और फंक्शन का डायग्राम डिपिक्ट कर रहा है। तो ये जो बता रहा है x और y और z, तो ये जो सिंबल है यहाँ पर, और ये जो आपका v छोटा सा लिखा हुआ है, ये और को डिपिक्ट कर रहा है। सो दिस इज द और फंक्शन व्हिच स्टेट्स दैट इफ एनी वन ऑफ x, y और z इज 1 देन the final a would be 1 else it would be 0। so ये हमारा एक नोटेशन है और के लिए। फिर आता है आगे हम चलते हैं, तो ये नोटेशन हमारा आ रहा है एंड फंक्शन के लिए। and this function जो है states that if both x and y are 1 then z is 1 else z is basically 0। उसी तरीके से हमारे पास और भी सिंबल्स हैं, जैसे अगर देखा जाए तो ये o लिखा हुआ है, o का मतलब यहाँ पर जो आ रहा है it states one and only one function, तो it states that one and only one of x and y must be 1। ठीक है, this e एंड देन लेटर ऑन आई का मतलब होता है इंक्लूसिव और ई का मतलब होता है एक्सक्लूसिव। आई का मतलब होता है इंक्लूसिव और ई का मतलब होता है एक्सक्लूसिव। तो इंक्लूसिव में क्या है, इट स्टेट्स दैट एट लीस्ट वन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड मस्ट ऑलवेज बी 1। एंड ई में हमारे पास जो सिचुएशन है, इसके अकॉर्डिंगली फंक्शन इट ऑलवेज होल्ड्स दैट आइदर एक्स और वाई can be 1, both of them cannot be simultaneously equal to 1। ठीक है, similarly यहाँ एक है R, R stands for requires and it states that for x to be 1 y must be 1। ठीक, if x, it states that if for x to be 1 y must be 1 and M stands for mask। तो मास्क क्या है, इट स्टेट्स दैट इफ x इज 1 एंड y इज फोर्स्ड टू बी 0। तो ये जो आपको पीपीटी दिख रही है, इसमें आपको जो बेसिक सिंबल्स हैं जो कॉज इफेक्ट ग्राफिंग टेक्निक में यूज होते हैं वो आपको दिख रहे हैं। तो पहला काम तो ये होगा आपका कि अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन की जिसको सॉल्व करना होगा कॉज इफेक्ट ग्राफिंग टेक्निक में, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कॉजेज एंड इफेक्ट्स इन द प्रॉब्लम। तो कॉजेज एंड इफेक्ट्स, इफेक्ट्स का मतलब होता है फाइनली एक्शंस क्या है, अगर हम डिसीजन टेबल से कोरिलेट करें। कॉजेज का मतलब होता है कंडीशन से रिलेटेड चीजें आ रही, तो कॉजेज और इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना होगा क्वेश्चन में, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम डायग्राम बनाते हैं एंड लेटर ऑन हम दैट ग्राफ व्हिच वी मेक वी कन्वर्ट इट इनटू अ डिसीजन टेबल। That diagram is converted into a decision table and later on based on the decision table we later on make certain test cases। ठीक है, so these are the basic notations and for example ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आज मैं आपको पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, ये आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। so ये मान लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर हमें जो है a program has been designed for the determination of nature of roots of a quadratic equation, जहाँ पे रेंज 0 से 100 दिया हुआ है, और इसमें हमें कॉज इफेक्ट ग्राफिंग टेक्निक की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, हमें इसमें कॉजेज और इफेक्ट्स में आइडेंटिफाई करना है। इफेक्ट्स मींस फाइनली जो एक्शंस आ रहे हैं, जैसे एक्शंस क्या है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, the roots may be real, the roots may be imaginary और the roots may be equal in nature। तो ये जो E1, E2, E3, E4 है, ये E1, E2, E3, E4 हमारे इफेक्ट्स हैं, और ये जो C1 से C8 आया हुआ है, ये C1 से C8 जो है ये हमारे कॉजेस हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, हम कॉजेस और इफेक्ट्स में आइडेंटिफाई करें, उसके बाद जो है फिर कॉज इफेक्ट डायग्राम बनाएंगे। तो आप अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर
C1 से C8 है, ये कॉजेज है। राइट साइड में हम देखेंगे E1 to E4 है, ये हमारे इफेक्ट्स है। तो क्या आपस में रिलेशनशिप है, वेदर इट इज एन एंड, वेदर इट इज नॉट, वेदर इट इज और, ये जो हमने अभी सिंबल्स जस्ट अभी डिस्कस किए हुए, इनके बेसिस पर हम लोग एक कॉज इफेक्ट ग्राफ को बनाते हैं। नाउ बेस्ड ऑन दिस ग्राफ, लेटर ऑन दिस ग्राफ इज कन्वर्टेड इनटू अ डिसीजन टेबल। दिस इज अ लिमिटेड एंट्री डिसीजन टेबल। ये जो ऊपर है यहाँ पर ये बना हुआ है, एंड दिस टर्न ऑन, अगर देखेंगे तो वही डिसीजन टेबल होता है। हमारे पास इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स, कंडीशन स्टब, कंडीशन एंट्री, एक्शन स्टब एंड एक्शन एंट्री। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस दिए हुए हैं, जो कॉजेज हैं वो कंडीशंस आ गए, जो एक्शंस हैं वो बेसिकली क्या चीजें हैं, वही जो हमारे इफेक्ट्स हैं। फिर उनके कॉम्बिनेशंस क्या होंगे वो यहाँ पर हमने ट्रू फॉल्स के रूप में लिखा हुआ है, और फाइनली एक्शन क्या होगा वो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, सो ये हमारा जो है एक डिसीजन टेबल बना, एंड बेस्ड ऑन दिस डिसीजन टेबल हम जो है यहाँ पर जो नीचे टेबल दिया हुआ है इसमें हमने टेस्ट केसेस को डिजाइन किया हुआ है। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट और द टेस्ट केस डिजाइन जो हम लोग चाहते थे। तो ये ध्यान होगा ना, हमारे पास कितने मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बनेंगे, तो जितने नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ रूल्स आ रहे हैं R1 to R7, उतने नंबर ऑफ मिनिमम हमारे पास टेस्ट केसेस बनेंगे। ठीक है, ये हम लोग ने जो कल डिस्कस किया हुआ था डिसीजन टेबल के केस में, वो रूल्स तो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा ही। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उस केस में ये क्लियर हो रहा होगा आपको कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कॉजेस और इफेक्ट्स में इसको कन्वर्ट करना है, फिर उसका रिलेवेंट डायग्राम बनाना है, और उस डायग्राम को बनाने के बाद हम डिसीजन टेबल को बनाएंगे, एंड फाइनली डिसीजन टेबल के बेसिस पर हम टेस्ट केसेस को डिजाइन करेंगे। ये मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा जल्दी से आपको कॉज इफेक्ट ग्राफिंग टेक्निक के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, शॉर्ट में और जल्दी से इसलिए किया हुआ है क्योंकि मैंने एक ये बस पार्ट आपको इस पूरे यूनिट में आपको मैंने एक सेल्फ स्टडी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, सो आई बिलीव कि आप लोग मेरे इस आज जो मैंने अभी आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है और थोड़ा सा जो आपको रीडिंग मटेरियल दिया हुआ है, अलॉन्ग विद दैट आप थोड़ा सा एफर्ट खुद करेंगे यूट्यूब पे या गूगल पे, तो इस टॉपिक को मैं चाहूंगा कि आप सेल्फ स्टडी करिए, एंड जब कमिंग ट्यूटोरियल है उसमें आप में से किसी को मैं कह सकता हूँ प्रेजेंट करने के लिए। Fine. Anything which you would like to share with respect to this? Anyone? Yeah, we can go ahead. Hello, am I audible? Yes, sir. हाँ, तो किसी को बेटा कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, तो एक बार आप इसको और पढ़िएगा तो आपको और बेहतर ढंग से क्लियर होगा। हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो बेसिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या फंक्शनल टेस्टिंग को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे मेरा कंसर्न किस चीज पर था, मेरा कंसर्न ज्यादातर इस चीज पर था कि मेरे जो अंत में जो फंक्शनैलिटी है वो आउटपुट है वो क्या होने वाला है, और आपको ब्रॉडली क्लासिफाई करें जो आपके सिलेबस से रिलेटेड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है वो मैंने डिस्कस किया हुआ था। हाउएवर देयर आर मेनी मोर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स, बट अभी हम लोग को जब मौका मिलेगा तो हम ये अपने ट्यूटोरियल में उसको और डिस्कस करेंगे। अब हम रिमेनिंग का जो पार्ट है आपका सिलेबस का, उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका सेकंड पार्ट है, लगभग आपका 2/3 यूनिट खत्म हो चुका है, तो रिमेनिंग जो पार्ट है दैट परटेन्स टू द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक या स्ट्रक्चरल टेस्टिंग टेक्निक के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं और उसके वेरियस चीजों के बारे में। सो हम अगर देखें तो जब हम लोग अर्लियर डिस्कस किए हुए थे तो क्या बात किए हुए थे, व्हाइट बॉक्स का मतलब क्या होता है? व्हाइट बॉक्स का मतलब होता है कि इट वी रिक्वायर टू एक्सेस द कोड। अब हम कोड को देख रहे हैं, अभी तक जब ब्लैक बॉक्स की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग कोड को नहीं देखते थे, रैदर हम लोग सिर्फ देख रहे होते हैं उसके इनपुट क्या दे रहे हैं और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। हाउएवर अगर कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात करें तो वो रियलाइज या वो बनता किस तरीके से, इट इज रियलाइज्ड बाय द मींस ऑफ अ program code, and white box testing is basically a way of testing the external functionality of the code by examining the program code. So what we are trying to do here, we are trying to
examine the code in this particular white box testing technique. Now this is also known as clear box और ग्लास बॉक्स और ओपन बॉक्स टेस्टिंग. ये आपके एमसीक्यू वगैरह में काम आएगा, इसलिए मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ. यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बट ये तुम्हें मालूम होना चाहिए that white box testing technique is also known as clear box और glass box और open box testing technique. black box में आपको अंदर कुछ नहीं रहता है तो वो closed है, ये इसीलिए यहाँ पर हम open दिख रहे हैं. clearly आपको यहाँ पर code visible है. so here white box testing takes into account the program code, the code structure, द इंटरनल डिजाइन, कैसे उसमें हमने लूप्स लगाए हुए हैं, कैसे हमने उसमें कंडीशंस दी हुई हैं. ये अब हम यहाँ पर फोकस कोड पे करेंगे. और अगर हम ध्यान दें, इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वहाँ पर हमने कोड के बारे में कुछ भी बात नहीं किया था. वहाँ पर हम बस उसके एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि हम इनपुट कुछ दे रहे हैं और हमें बाद में फिर एक आउटपुट मिल रहा है. सो वी look at the program code in case of white box testing and we perform testing by mapping the program code to the functionality. क्योंकि हम अंत में जो फंक्शनैलिटी इनिशियल लेवल पे जो एसआरएस में दिया हुआ है उसी को हम मैप करते हैं कोड के फॉर्म में, और इसको हम लोग यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं कि वो प्रॉपर है कि नहीं है. क्योंकि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो आते हैं दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन इनटू द प्रोग्राम कोड. प्रॉपर तरीके से रिक्वायरमेंट्स ही नहीं समझ पाए, डिजाइन ही नहीं समझ पाए, तो काफी हद तक जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जो क्रीप इन हो जाते हैं, वो तो इसी की वजह से आ जाते हैं. So what we are going to discuss is the various types of white box testing technique for the next few days. Okay, so अगर हमने जैसे बात किया हुआ है कि why exactly are we doing the white box testing technique, because as you can see here that the program code is truly what represents what the program actually does and not intended to do. तो जो हमारा प्रोग्राम कोड है वही ये बता रहा है इस चीज में कि आपका प्रोग्राम करेगा क्या चीज. तो मेरा फोकस करना कोड पे बहुत जरूरी है. अभी तक सिर्फ एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से या फंक्शनैलिटी को देख रहे थे, बट देखा जाए तो इसको भी उतना ही जरूरी है एज इक्वली इम्पोर्टेंट जो कि हमारे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक में हमें होता है. तो अगर हमें ये पता चल जाता है, हम कोड देख लेते हैं और हमें पहले पता चल जाता है और हम डिफेक्ट को हटा देते हैं, तो उस केस में जो डिले है कि आगे हमें बाद में पता चलेगा कि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनैलिटी नहीं आ रही है, तो शायद अगर देखा जाए तो वो डिले मिनिमम होगा. सो अभी कोड बनने के दौरान या आप जब कोड को देख रहे हो, अगर तब पता चल जाता है कि एक डिफेक्ट इंजेक्ट हो चुका है, सो बेसिकली ये जो डिले है, दिस इज मिनिमाइजिंग द डिले. So white box testing helps in minimizing the delay between defect injection मतलब जब आता है, and defect detection. Otherwise black box कब हो रहा है? जब मैं उस particular part को मैं रन कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसलिए भी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक जरूरी है. और कहीं कहीं कुछ अभी हम आगे भी एरर्स ऐसे भी देखेंगे जो शायद हमें ब्लैक बॉक्स से पता नहीं चल पाते हैं, वो हमें व्हाइट बॉक्स से ही पता चलते हैं. सो ऐसे कुछ एरर्स किस तरह के हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे. तो अगर जिस्ट देखें जो अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है, वो ये है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. Both are complementary to each other. You cannot say that white box testing techniques is everything or either black box testing technique is everything. So we have to look, they are both of them are, you can say, एक ही सिक्के के दोनों पहलू कि हम जो है दोनों को हमारे लिए एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्रीली मदद करते हैं और दोनों को देखने की जरूरत है. So this is why white box testing technique is equally important and you can say which is necessary for the purpose of क्या कहें checking. So here what we are doing, we are trying to look at the code because the code works according to the functional requirement. This functional requirement has been given earlier. तो अगर वहाँ functional requirement को proper तरीके से translate नहीं किया तो गलती हो सकती है.
The code is also written in accordance with the design developed, जो हमने तय किया होगा। ये देखने की जरूरत है कि कहीं कोड जो हम लिख रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को मिस आउट कर रहा है, और अलग अलग तरह के जो एरर्स आते हैं क्या मेरा कोड उनको प्रॉपरली हैंडल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये सब कुछ कारण है जो कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक में आपके आते हैं। सो दिस इज व्हाई यू कैन से व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक इज very much necessary. Okay, so anything any question जो किसी के मन में आ रहा हो तो अभी पूछ सकता है। anything अभी तक के डिस्कशन में, अभी मैंने सिर्फ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक के बारे में बताया और साथ में क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है उसकी, थोड़ा सा उसको आइडिया दिया हुआ है। तो कुछ आपको किसी को कुछ पूछना है, किसी के मन में कोई बात आ रही है? जी बेटा, कुछ पूछना है? नहीं? नो सर। ओके फाइन। सो this is, you can say, the broad categorization of white box testing technique. Now the book which I am following for this white box testing technique is basically श्रीनिवासन देसिकन। ये ध्यान में रखने की बात है, इसमें हम कुछ पार्ट देखने जा रहे हैं श्रीनिवासन देसिकन से और थोड़ा बहुत दूसरी बुक से भी देखेंगे। तो जब उससे देखेंगे तो हम वो भी आपको बता देंगे, बट अभी का अगले दो दिनों का जो टॉपिक है और ये जो डायग्राम है, दिस इज अकॉर्डिंग टू श्रीनिवासन देसिकन। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक हमने मेनली पढ़ाया हुआ था आपको नरेश चौहान से। अब मैं जो ये पार्ट ले रहा हूँ श्रीनिवासन देसिकन से। सो ये जो डायग्राम है ये आपको बेसिकली क्लासिफिकेशन दे रहा है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक का। तो अगर देखा जाए तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक कह रहे हैं हम स्टैटिक टेस्टिंग और दूसरा हम लोग कह रहे हैं स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। जब हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे तो मैंने ये बताया हुआ था ना कि इसमें जैसे डेस्क चेकिंग, कोड वॉक थ्रू, कोड इंस्पेक्शन हम कर रहे हैं, तो वास्तव में हम यहाँ पे जब कोड को चेक कर रहे हैं तो दैट इज अ कैटेगरी ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक। तो तभी मैं कह रहा था कि कुछ चीजें जो हैं जो व्हाइट बॉक्स की पार्ट हैं जो हम शायद यूनिट 2 में व्हाइट बॉक्स आके पढ़ेंगे, बट ये यूनिट 1 में आया था तो हमने अपने पिछले यूनिट में इसको कवर किया हुआ था। दैट वाज दिस पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे हमने ऑलरेडी डेस्क चेकिंग के बारे में, कोड वॉक थ्रू के बारे में और कोड इंस्पेक्शन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो प्रोग्राम जो है हमारा रन नहीं हो रहा था, और यहाँ पर जो मेथड था वो यहाँ पर जो फॉलो हम लोग बेसिकली कर रहे थे, दैट वाज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सम ह्यूमन बीइंग रीडिंग द प्रोग्राम कोड टू डिटेक्ट एरर्स rather than the computers executing the code to find errors। तो यहाँ पर हम कोड को पढ़ रहे थे, चाहे हम खुद पढ़ रहे थे वहां पे सिस्टम पे बैठ के तो हम डेस्क चेकिंग बोल रहे थे, कुछ लोग मिलके पढ़ रहे थे इनफॉर्मल तरीके से हम कोड वॉक थ्रू कह रहे थे, उसमें हम फॉर्मल वाला पार्ट और थोड़ा सा बढ़ा ले रहे थे तो हम उसको जो है कोड इंस्पेक्शन कर रहे थे। तो डेस्क चेकिंग, कोड वॉक थ्रू, कोड रिव्यू या फैगन इंस्पेक्शन, फॉर्मल इंस्पेक्शन, इन सब चीजों के बारे में हम लोग अपने अर्लियर डिस्कशन में ऑलरेडी ये कर चुके हैं, इसको हम फिर से नहीं करेंगे। बट ये भी एक पार्ट अगर देखा जाए तो, अगर ये भी पार्ट एक देखा जाए तो ये भी आपका जो है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक का ही पार्ट है। ठीक है, दूसरा हमारे पार्ट आता है स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। अच्छा, कुछ बुक्स में स्ट्रक्चरल टेस्टिंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, रादर उन्होंने कहा है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी दोनों को सिनोनिम ले लेते हैं। ओके, सो बट हाउएवर अकॉर्डिंग टू देसिकन इन्होंने इसको व्हाइट बॉक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था ब्रॉडली, एक स्टैटिक टेस्टिंग और दूसरा स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। एंड स्ट्रक्चरल टेस्टिंग को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें जो एस्पेक्ट मेन आ रहा है जो हमें अभी डिस्कस करना है, दैट इज द कोड कवरेज पार्ट। एंड दिस कोड कवरेज पार्ट इज ऑफ 4 टाइप्स: स्टेटमेंट कवरेज, पाथ कवरेज, कंडीशन कवरेज एंड फंक्शन कवरेज। स्टेटमेंट कवरेज, पाथ कवरेज, कंडीशन कवरेज एंड फंक्शन कवरेज, ये 4 चीजें हैं जिनको हमें मेनली अपने आज और कल में इन 2 दिनों में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। Along with that, जो ये लिखा हुआ है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
अगर हमारे पास कोई कोड दिया हुआ है तो उस केस में हमें साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मतलब क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। बट कैटेगरीज हमारे यही है जो आपके हैं, स्टेटमेंट कवरेज, पाथ कवरेज, कंडीशन कवरेज एंड फंक्शन कवरेज। ठीक है, और अगर हम एक मॉड्यूल को बेसिकली चेक कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग इसको बात कर रहे हैं यूनिट और कोड फंक्शनल टेस्टिंग। सो अगर जिस्ट देखें तो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग इज बेसिकली टेकिंग इनटू अकाउंट द कोड को तो हम देख ही रहे हैं, द कोड स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर ये आ रहा है आपका कि उसमें आर वी हैविंग सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, आर वी हैविंग लूप्स, आर वी हैविंग सम फंक्शन, तो किस तरीके से हो रहा है, तो उसके हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। उसका इंटरनल डिजाइन, कैसे कोडिंग हुई है, तो इन सब चीजों पे हम लोग यहाँ स्ट्रक्चरल टेस्टिंग की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो हमारा अब जो एस्पेक्ट है आने वाले कुछ समय में वो इसको डिस्कस करना हुआ। फाइन। So as we have just discussed, तो हम यहाँ पर structural testing is basically done by running the executable code on the machine। तो चाहे हम उसको प्रोग्राम को रन करें और चाहे हम ड्राई रन करें, दोनों एस्पेक्ट में हमें यहाँ पर रनिंग का डजंट एग्जैक्टली मीन कि यू हैव टू एग्जीक्यूट इट मे बी क्वाइट पॉसिबल कि हम ड्राई रन करके भी चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि हम काफ़ी हद तक चीज़ें अभी मैनुअल टेस्टिंग की बात किए हुए हैं। मैं अभी कोई ऑटोमेशन की बात या कौन से टूल्स इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, इन सब बारे में हम लोग ने बातें नहीं किया हुआ है। सो हम लोग तो प्रोग्राम कोड को देखेंगे और प्रोग्राम कोड को देखने के बाद विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे कि वो जो चीज है उसमें जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, और उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम मैनुअली अगर देखना चाहें एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कोड, एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ कोड, तो उसको ध्यान में रखते हुए कैसे टेस्ट केसेस हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है। So the first part, you can say the initial part of structural testing corresponds to basically certain quick checks जो initial level पे होती हैं, quick checks which is done by the developer। ये developer के basis पे हो रही है, that is subjected on the code before extensive code coverage testing is done। तो जो बाद में आपका जो डायग्राम था, वो डायग्राम के जो ये पार्ट्स हैं आपके स्टेटमेंट, पाथ, कंडीशन एंड फंक्शन, ये तो एक्सटेंसिव लेवल पे हो सकता है टेस्टर कर सकता है, बट ये जो आपका इनिशियल लेवल पे यूनिट या कोड फंक्शनल टेस्टिंग है, ये एक क्विक टेस्टिंग हो रही है, यू कैन से एट द लेवल ऑफ द डेवलपर। सो इनिशियली यू कैन से दैट द डेवलपर कैन परफॉर्म सर्टेन टेस्ट कि क्या हमारा वो खुद अपने आप इनपुट डाले, उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड आउटपुट वेरिएबल्स में क्या आएंगे वो हम देखें। और कभी कभी हमें टूल्स भी मदद करते हैं, जैसे सी का कंपाइलर है, अगर सी के कंपाइलर में तुम देखो तो उसमें एक सिस्टम होता है ट्रेस का, तो हम जैसे एक एक लाइन को आगे ट्रेस करते हैं, और अगर हम वॉच के थ्रू हम उसमें देखना चाहें कि वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यूज कैसे चेंज हो रही हैं, हम उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि भाई ये टेस्टिंग नहीं हो रही है, ये डिबगिंग हो रही है। तो चाहे वो टेस्टिंग हो रही हो बोले हम, चाहे डिबगिंग हो रही हो, हम दोनों ही केस में अगर हम देखा जाए तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम एरर्स को ढूंढ के उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जब डेवलपर है, वो डेवलपर बेसिकली एक एक करके चाहे आईडीई के थ्रू या इवन मैनुअली एक एक करके, मान लेते हैं जिस वेरिएबल को वो देखने की कोशिश कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, उसको वॉच में डाल दिया, और एक एक करके एक एक वेरिएबल को हम लोग आगे इसको ट्रेस करते हुए जा रहे हैं और देख रहे हैं कैसे वेरिएबल की वैल्यू हमारी चेंज हो जा रही है। काफी लोग इसको डिबगिंग अप्रोच भी इस चीज को यहाँ पर कहते हैं। ठीक है। सो बाकी जो टेस्ट हैं दे आर एग्जॉस्टिव, जो अभी हम लोग आगे कोड कवरेज टेस्टिंग में बात करने वाले, दे आर अ लिटिल बिट मोर एग्जॉस्टिव। दिस इज द इनिशियल टेस्टिंग व्हिच इज बीइंग डन बाय द डेवलपर, एंड ये इनिशियल लेवल पे जो एलिमेंट्री एरर्स हैं या बग्स हैं उसको आइडेंटिफाई होने में मदद मिलती है। ठीक है। तो कोड कवरेज का एक हम यहाँ पर आइडिया दे देते हैं, और फिर कल के दिन हम लोग कोड कवरेज को थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम वी एक्सरसाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोड।
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोड को एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। क्या क्या देखेंगे उसमें? देखेंगे कि फंक्शनैलिटी जो है वो पूरी हो रही है कि नहीं पूरी है, प्रॉपर तरीके से अगर अलग अलग फंक्शंस हैं वो लिंक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर कोई क्रिटिकल पोर्शन ऑफ द कोड है उसको हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एंड सो ऑन। तो ये जो है कैसे होगा, इसको जो है हम लोग जब एक एक करके डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करते हैं तो हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। So code coverage testing is made up of mainly the following types of coverage. What are the various types of coverage? They are the statement coverage, the path coverage, the condition coverage and the function coverage. ये 4 types के हैं जिनमें हम लोग अब कल इनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए मुझे लगता है एज अ बैकग्राउंड काफी है आज के लिए। So this is for today. Anything which you would like to ask till now, you can open your cameras and so that it can come in the recording also. Along with that, you can just ask if there are certain queries which you are having. But open your cameras, everyone. Any query which anyone likes to ask? किसी को कुछ पूछना है? No sir. क्या हुआ अरुण? Anything? कुछ मन में चल रहा है, क्या हो गया? हाँ? No sir, no sir. हंसते हुए अच्छा ही लग रहा है, आप लोग खुश हैं। एंड दीपाली, आर यू देयर? शालिनी, रंजीत, हो कि नहीं हो? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. दीपाली? अच्छा ठीक। Yes, sir. Okay, fine. So that's all for today. We'll meet tomorrow, and either tomorrow or on Friday. We can wait for a surprise. Be prepared for it. However, we will continue the code coverage part and finish it off with this week. ठीक है? Thank you, beta everyone. Yeah. Excuse me, sir. हाँ बेटा बताइए। Sir, have you sir? जी बेटा, आवाज आपकी नहीं आई मुझे। सर आपने राम प्रताप सर से बात करी थी क्या कल के क्विज के लिए? हाँ मैंने बात किया हुआ था, उसमें उन्होंने एक जगह जहां पर ये बताया हुआ है कुछ एरर था, सो फॉर दैट एरर पार्ट आई हैव आस्क्ड हिम टू गिव द बेनिफिट टू द स्टूडेंट्स। आई थिंक उसमें कुछ एरर था उसमें टिक में, व्हिच आई गॉट टू नो। सो ये एक तो पार्ट था जो मेरी उनकी बात हुई है। रिमेनिंग दूसरा जो पार्ट है, मैंने ये बोला हुआ है कि इन केस अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका मान लेते हैं कुछ टेक्निकल वजह से अगर डिले होता है, सो इन द क्विज पार्ट यू शुड गेट फुल 1 आवर, नॉट लेस देन दैट। हम अगर क्लास की बात करें तो हम क्लास 15 मिनट आगे चले जाएगा, 10 मिनट आगे चला जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। बट जब हम क्विज की बात करते हैं तो उस दैट इज बेसिकली गोइंग टू डायरेक्टली अफेक्ट योर मार्क्स आल्सो। So it's very much necessary that full 1 hour is to be given according to me. तो हमने ये बात कही हुई है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, 1 hour should be given to you. That is essential. Okay? Okay, beta. Thank you and bye everyone. Happy learning.